चलो बच्चों, आज हम छंद करते हैं। छंद की वीडियो मैं पहले भी तुम्हारे पास भेज चुकी हूँ, लेकिन ये जो है इसको अच्छे से समझो। देखो छंद शब्द कैसे बने। तो छंद शब्द संस्कृत के किसी के छीदी धातु से बना है। छंद शब्द संस्कृत की कौन सी धातु से बना है? छीदी धातु से, जिसका अर्थ है ढकना, आच्छादित करना। सर्वप्रथम छंद की चर्चा ऋग्वेद में आई है। छंद शब्द कौन सी धातु से बना है? छेदी धातु से बना है, जिसका अर्थ क्या होता है? ढकना, आच्छादित करना। ठीक है। और सबसे पहले छंद की जो चर्चा हुई है, छंद का जो प्रयोग जो है वो कहाँ पर हुआ था? ऋग्वेद से शुरू हुआ। भाई पाणिनि जो आचार्य जी हैं, अभी अलग अलग ऋषियों ने, आचार्यों ने जो है इसकी परिभाषा दी है। तो उसको देखो कि जो पाणिनीय शिक्षा है, पाणिनीय शिक्षा जो व्याकरणाचार्य हैं, बहुत ही प्रसिद्ध आचार्य हुए हैं पाणिनि। ठीक है, पाणिनि मुनि, उनकी जो शिक्षा है, अष्टाध्यायी वगैरह है, जो उन्होंने छंद शास्त्र की परिभाषाएं जो दी हुई हैं, उनमें छंदः पादौ तु वेदस्य, छंद पादौ पैर तु वेदस्य, वेद का कि वेद जो है उसकी छंद को वेदों का पैर माना गया है, पैरों की संज्ञा दी है। छंद को वेदों के पैर, चरण कहा गया है। यास्क मुनि कहते हैं, यास्क मुनि कौन थे? जिन्होंने निरुक्त की रचना की है। ठीक है। छंदांसि छादनात्, छंदांसि छादनात् अर्थात वेदों का आच्छादन करने के कारण, अर्थात वेदों का आच्छादन करने के कारण ये छंद कहलाते हैं। फिर कात्यायन ऋषि कहते हैं यद अक्षर परिमाणम तत् छंद है, यद अक्षर परिमाणम तत् छंद है, अर्थात जो अक्षरों का परिमाण है उसे छंद कहते हैं। जो अक्षरों का जो माप तोल है कि कहाँ पर कौन सा अक्षर ह्रस्व आएगा, कौन सा दीर्घ आएगा, कहाँ पर कौन सी मात्रा जो है कैसी आएगी, तो अक्षरों का जो माप तोल है, परिमाण जो है, वो क्या होता है? छंद कहलाता है। ये बात कौन कह रहे हैं? कात्यायन मुनि कह रहे हैं। अर्थात जो अक्षरों का परिमाण है उसे छंद कहते हैं। हलायुध कोश में छंद को पद्य का पर्यायवाची कहा है। जो हलायुध कोश है उसमें छंद को पद्य का पर्यायवाची कहा है। नियत वर्ण मात्रादि शब्द गुंफ भेद है, नियत वर्ण मात्रादि शब्द गुंफ भेद है। नियत वर्ण, निश्चित वर्ण और मात्रादि, मात्राओं आदि के आधार पर शब्दों का गुंफन, शब्दों की जो योजना है, शब्दों का जो निर्धारण है, वो छंद कहलाता है। ठीक है। ये किस में कहा? हलायुध कोश में, कि निश्चित वर्ण, नियत वर्ण, निश्चित वर्ण और निश्चित जो मात्रा है, उसी के अनुसार जो शब्दों का गुंफन, शब्दों की योजना है, शब्दों को कैसे कैसे कहाँ कहाँ पर रखना है, ये योजना ही जो है छंद कहलाती है। छंद के लक्षण, भाई क्या क्या लक्षण होते हैं छंद के? तो छंद मानव हृदय की सौंदर्य भावना को जगाता है। छंद क्या है? मानव हृदय की सौंदर्य भावना को जगाता है। छंद गद्य की शुष्कता से मुक्त होता है। जब कोई भी हम पाठ पढ़ते हैं तो पढ़ते पढ़ते बोर हो जाते हैं, लेकिन जब कोई गद्य पढ़ते हैं, श्लोक पढ़ते हैं ना, कोई पद्य पढ़ते हैं, जैसे श्लोक पढ़ते हैं, कोई कविता पढ़ते हैं, तो उसमें एक लय आ जाती है, एक उत्साह होता है, उसमें इंटरेस्ट पैदा हो जाता है, गीत की तरह गाने लग जाते हैं। तो छंद जो है में गद्य की शुष्कता से वो जो है वो मुक्त होता है। छंदोबद्ध भावों की अभिव्यक्ति में लय होने से उसमें गेयता आ जाती है। छंदोबद्ध भावों की अभिव्यक्ति में लय होने से उसमें गेयता आ जाती है। छंदों में भावों की तरलता रहती है, छंदों में भावों की तरलता, ताजगी सी बनी रहती है। छंदों का प्रभाव हमारे हृदय और मन पर स्थायी पड़ता है। फिर छंद की परिभाषा, ये सब चीज़ें जो थी वो समझाने के लिए हैं। छंद की परिभाषा देखो, श्लोक अर्थात पद्य लिखते समय वर्णों की एक निश्चित व्यवस्था रखनी पड़ती है। यह व्यवस्था छंद या वृत्त कहलाती है। यह व्यवस्था छंद या वृत्त कहलाती है।
तो श्लोक या पद्य लिखते समय वर्णों की एक निश्चित व्यवस्था रखनी पड़ती है। यह व्यवस्था छंद या वृत्त कहलाती है। प्राय प्रत्येक श्लोक या पद्य के 4 चरण होते हैं। प्राय प्रत्येक श्लोक अर्थात जो पद्य होता है उसके 4 चरण होते हैं। जैसे एक श्लोक होता है उसको 4 हिस्सों में बांटा जाता है, तो जो चौथाई हिस्सा होता है उसको क्या कहते हैं? चरण कहते हैं। छंद के 3 भेद होते हैं। 3 तरह के छंद हैं, एक तो समवृत्त, एक अर्ध समवृत्त और एक विषमवृत्त। क्या बताया? एक तो समवृत्त और एक अर्ध समवृत्त और एक विषमवृत्त। ठीक है, 4 चरण 3 प्रकार के बताए ना। अब देखो समवृत्त। समवृत्त का क्या बताया? जिस श्लोक अर्थात पद्य के 4 चरणों में वर्णों की संख्या समान हो, मेरे पहले में चरण में भी, दूसरे चरण में भी 8 हो, पहले में भी 8 हो, तीसरे में भी 8 हो, चौथे में भी 8 हो, तो जिसमें चारों ही चरणों में अक्षरों की संख्या समान हो उसे तो समवृत्त कहेंगे। अर्ध समवृत्त क्योंकि प्रत्येक पद्य और श्लोक के 4 चरण होते हैं ना, तो जिस श्लोक या पद्य के पहले और तीसरे, मतलब 2 ले लिए ना, 2 तो एक जैसे, दूसरे और चौथे, ठीक है, चरणों में अक्षर मतलब वर्णों की संख्या जो है समान हो उसको क्या कहेंगे? अर्ध समवृत्त। आधा समान है, 2 चरण एक जैसे हैं और 2 चरण एक जैसे हैं। विषमवृत्त जिस श्लोक के 4 चरणों में वर्णों की संख्या असमान हो उसे विषमवृत्त कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? विषमवृत्त कहते हैं। ठीक है, जिस श्लोक के 4 चरणों में वर्णों की संख्या असमान हो, मतलब पहले में 8, दूसरे में 7, तीसरे में 12 और चौथे में 14 होगी। ठीक है, या मतलब बिल्कुल हर चरण का अलग अलग संख्या का होना क्या कहलाता है? विषमवृत्त। ठीक है, जिस छंद के 4 ही चरणों में वर्णों की जो संख्या है वो असमान हो उसको क्या कहेंगे? विषमवृत्त। अच्छा, छंद 2 प्रकार के होते हैं, वैसे नहीं होते 2 प्रकार के। जो हमारा पाठ्यक्रम है संस्कृत का उसमें हमारे 2 लिए हैं, वर्णिक छंद और मात्रिक छंद। जो छंद हमारे लगाए हुए हैं ना वो केवल वर्णों के आधार पर और मात्राओं के आधार पर जो छंद पहचाने जाते हैं केवल वही ले रखे हमारे पाठ्यक्रम में, तो हम वही पढ़ेंगे। ठीक है, 2 प्रकार के होते हैं, वर्णिक और मात्रिक। वर्णिक को वृत्त कहते हैं, मात्रिक को जाति छंद कहते हैं। अब वर्णिक छंद आ गया। जिस छंद के 4 चरणों में वर्णों की संख्या निश्चित हो, वर्णिक वर्ण। जिस पद्य के जिस श्लोक के 4 चरणों में वर्णों की संख्या निश्चित होती है उसको क्या कहेंगे? वर्णिक छंद कहेंगे। और फिर क्या अगला? मात्रिक छंद। जिस पद्य के 4 चरणों में, जिस श्लोक के 4 चरणों में मात्राओं की संख्या निश्चित तथा एक विशेष क्रम से रहती है उसको क्या कहेंगे? मात्रिक छंद कहेंगे। छंद के जो आवश्यक तत्व हैं जिसके माध्यम से हम छंद को पहचान सकते हैं, मात्रा, चरण, लघु गुरु, यति, गति, तुक, गण। मात्रा, किसी स्वर के उच्चारण में जितना समय लगता है, मात्रा किसी स्वर के उच्चारण में जितना समय लगता है, भाई 1 मात्रा का लगता है, 2 मात्रा का लगता है, उसे क्या कहते हैं? मात्रा कहते हैं। मात्रा का मतलब क्या होता है? माप की इकाई। माप की इकाई, मात्रा क्या कहेंगे? माप की इकाई। ये 2 प्रकार की होती है, एक तो ह्रस्व और एक दीर्घ। माप की इकाई कैसे होती है? एक ह्रस्व होती है, एक दीर्घ होती है। अब दिया ह्रस्व। ह्रस्व की कौन सी होती है कि एक ह्रस्व स्वर के उच्चारण में जितना समय लगता है, एक ह्रस्व स्वर के उच्चारण में जितना समय लगता है उसे ह्रस्व मात्रा कहते हैं। जैसे अ, ई, उ, री आदि। ठीक है, फिर दूसरा लिया 2 ह्रस्व स्वर के उच्चारण में, 2 ह्रस्व स्वर के उच्चारण में जितना समय, पहले में तो इसमें 2 ह्रस्व स्वर का समय जो लगता है बोलने में उसको क्या कहेंगे? दीर्घ मात्रा कहेंगे। क्या कहेंगे उसको? दीर्घ मात्रा, क्योंकि एक ह्रस्व मात्रा और एक दीर्घ मात्रा। तो एक ह्रस्व स्वर का उच्चारण करते टाइम जितना समय लगता है उसको तो ह्रस्व कहेंगे, और 2 ह्रस्व स्वर के उच्चारण में जितना समय लगता है उसको क्या कहेंगे? दीर्घ कहेंगे। ठीक है, जैसे आ, ई, उ, री। फिर दूसरी चीज़ क्या आई? चरण।
क्या देखेंगे हम? चरण। चरण किसको? श्लोक या छंद के चौथाई भाग को चरण कहते हैं। जैसे कोई भी श्लोक है, कोई भी छंद है, तो उसका जो चौथा हिस्सा होता है उसको हम क्या कहेंगे? चरण कहेंगे। तीसरी चीज क्या थी? गुरु लघु, ये देखना है। तो छंद शास्त्र में ह्रस्व स्वर को लघु, छंद शास्त्र में जो ह्रस्व स्वर होता है ए ई उ री, उसको तो लघु कहेंगे, और दीर्घ स्वर को आ ई उ, इनको क्या कहेंगे? गुरु कहेंगे। लघु वर्ण का तो चिन्ह होता है पूर्ण विराम। लघु वर्ण का जो चिन्ह होता है वो क्या कहते हैं? कैसे की पहचान करेंगे उसकी? पूर्ण विराम का ये लगा करके। और गुरु वर्ण का चिन्ह क्या होता है? एस का निशान। छंद व्यवस्था वर्णों पर आधारित होती है। छंद की जो व्यवस्था होती है वो किस पर आधारित होती है? वर्णों पर आधारित होती है। वर्ण देखे जाते हैं उसमें, और वो भी मुख्य रूप से स्वर वर्ण पर, कि स्वर ह्रस्व है या दीर्घ है, ये देखना होता है सिर्फ उसको पहचानने के लिए। कभी कभी कुछ विशेष परिस्थितियों में ह्रस्व स्वर को लघु न मानकर, कभी कभी कुछ विशेष परिस्थितियों में ह्रस्व स्वर को लघु न मानकर गुरु मान लिया जाता है। छंद में गुरु लघु व्यवस्था का नियम इस प्रकार है। तो जहाँ पर लघु को गुरु माना जाता है उसके नियम बताए गए हैं कि कहाँ कहाँ पर माना जाता है। इनको बेटा ध्यान से देखना, क्योंकि ये विशेष है। सही चीज़ यही है हमारे छंद को पहचानने के लिए। ठीक है, तो देखो, सानुस्वरश्च आधस्य और च है, ये बेटा थोड़ी कटिंग सी हो रही है। सानुस्वरश्च दीर्घश्च विसर्गी च गुरुर भवेत वर्ण संयोग पूर्वश्च तथा पदांतगो अपीवा। सानुस्वरश्च, सबसे पहला क्या लिया? सानुस्वरश्च, 1 2 3 और 4 और 5। तो सानुस्वरश्च अनुस्वार से युक्त, सानुस्वर से सहित, अनुस्वरश्च अनुस्वार, अनुस्वार सहित, अनुस्वार से युक्त जो वर्ण होता है वो कैसा होता है? दीर्घ होता है, मतलब उसको गुरु माना जाता है। जैसे क के ऊपर बिंदी ला दी, चंद्र बिंदु ला दिया, य के ऊपर बिंदी, पै को, तो इसको क्या मानेंगे हम? इसको हम गुरु मानेंगे। ठीक है, वैसे तो इसमें ए की मात्रा है लेकिन ऊपर बिंदी लग रही है, चंद्र बिंदु भी लग जाएगा, तो क्या मानेंगे हम? इसको गुरु मानेंगे, बड़ा मानेंगे, इसको दीर्घ मानेंगे हम इसको। दीर्घश्च, दीर्घ वर्ण गुरु होते ही हैं। ठीक है, दीर्घ आ ई, आ की मात्रा जिसका लग रही हो, बड़ी की, ए की, बड़े ऊ की, आई की, ओ की, आऊ की, ये सारे क्या माने जाते हैं? ये गुरु माने जाते हैं। विसर्गी, जिस वर्ण विसर्ग युक्त वर्ण गुरु होते हैं। जिस अक्षर के आगे विसर्ग लगा हुआ हो, जिसके आगे विसर्ग लगा हुआ हो, वे क्या माने जाते हैं? गुरु माने जाते हैं। क्या माने जाते हैं? वो गुरु माने जाते हैं। फिर चौथा क्या आया? संयोग पूर्वश्च। चौथी क्या बात आई? संयोग पूर्वश्च। संयुक्त वर्ण, आधे अक्षर से पहले वाला वर्ण। संयुक्त वर्ण क्या होता है? आधे अक्षर से पहले वाला वर्ण जो है वो गुरु होता है। जैसे यस्य, ये आधा स है ना, इससे पहले यह है, तो इसको हम क्या मानेंगे? गुरु मानेंगे। और ये कस्य, इस स से पहले जो वर्ण है उसको हम क्या मानेंगे? गुरु मानेंगे। सत्य है। ठीक है, जैसे क्षत्रज्ञ, द्य, इनसे पहले भी अगर कोई वर्ण है तो वो भी गुरु माना जाता है। ये नियम है बेटा, ये अगर नियम घटते हैं तो ऐसा ही, नहीं तो हमारा छंद गलत हो जाएगा। तो क्षय, क्षय किससे बना? क और श, आधा है, आधा है, इसमें ये स्वर की मात्रा है। ठीक है, तो इससे पहले वाला जो, इनसे पहले वाला द और य से, ज और य से, त और र से मिल के बने हैं ना ये, तो इनसे पहले अगर कोई भी वर्ण है तो वो गुरु माना जाएगा। फिर छंद के किसी चरण का अंतिम वर्ण, छंद के किसी चरण का अंतिम वर्ण, छंद के किसी चरण का अंतिम वर्ण लघु होने पर भी आवश्यकता अनुसार गुरु मान लिया जाता है। इससे अन्य सभी वर्ण लघु होते हैं। तो पदांत को, पद के अंत में भी जो वर्ण होता है, तो छंद के किसी भी चरण का जो अंतिम आखिरी जो वर्ण होता है वो भी लघु होने पर भी उसको आवश्यकता अनुसार गुरु मान लिया जाता है। ठीक है, इससे अन्य सभी वर्ण कैसे होते हैं? लघु होते हैं। यति, क्या है अब? यति, छंद का उच्चारण करते समय जहाँ थोड़ा सा
रुकना पड़ता है, विराम होता है, उसे यति कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? यति कहते हैं। ठीक है, गति आ गया उससे आगे। छंदों को पढ़ते समय एक प्रकार का जो प्रवाह की अनुभूति होती है, एक प्रकार की जो गति बनी रहती है, उसे हम क्या कहते हैं? गति कहते हैं। तुक छंदों के पदांत में, छंद के पद के अंत में जो अक्षरों की जो समानता होती है, जैसे जागना, भागना, खाना, पीना, सोना, इस तरह जो तुकबंदी सी बनी रहती है, समानता सी जो बनी रहती है, उसको क्या कहते हैं? तुक कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? तुक कहते हैं। गण 3 वर्णों का समूह गण कहलाता है, जैसे सगण, रगण, जगण, भगण, नगण, सगण। ठीक है, तो 3 वर्णों का जो समूह होता है, 3 अक्षरों का जो समूह होता है, उसको क्या कहते हैं? गण कहते हैं। छंद शास्त्र में इनकी संख्या 8 बताई गई है। जो हमारा छंद शास्त्र है ना पिंगलाचार्य का, उसमें गणों की संख्या कितनी बताई गई है? 8 बताई गई है। ठीक है, जो गुरु और लघु के क्रम से इस प्रकार से है। इस प्रकार से मतलब मैं आगे बताऊंगी तुम्हें, लेकिन ज़्यादा लंबा हो जाएगा बेटा, आज हम इतना ही करेंगे। ठीक है, तो 7 नियम हैं ये। क्या है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या है? ये वाला पार्ट है बेटा, सबसे विशेष जो पार्ट है वो ये है, छंद को पहचानने के लिए। ठीक है, अक्षर का निर्धारण करना पड़ता है कि ह्रस्व कौन सा और दीर्घ कौन सा है। तो उसका निर्धारण करने के लिए हमें इन नियमों का पता होना बेहद ज़रूरी। ये बिल्कुल हर बच्चे को पक्के याद कर लेने चाहिए। ठीक है, तो इनको याद कर लेना। और बाकी सारा समझाने के लिए था। ये 7 चीज़ें हैं जो छंद की पहचान कराती हैं। ये 7 जो दे रखी है। ठीक है, ये 7 दे रखी है ना, मात्रा, चरण, लघु, गुरु, यति, गति, तुक और गण। ठीक है, और बाकी ये छंद की जो परिभाषा है, छंद की जो परिभाषा है ये। तो ये सारी चीज़ें बेटा अच्छे से इस वीडियो को ध्यान से देखना भी और समझने की कोशिश करना। बाकी जो है अगला काम जो मैं कल कराऊंगी। अब इतना ही काफ़ी है क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ठीक है, अब इस वीडियो को बेटा ध्यान से देखो, फिर भी कुछ समझ में नहीं आता है तो मेरे से पूछो और अपनी नोटबुक में इसको लिखो। ठीक है बेटा, ओके। नमस्कार बच्चों, कल हमने छंद किए थे और हो सकता है शायद आपको समझ में आ भी गए होंगे। नहीं आए होंगे तो बेटा किसी ने मेरे से पूछा नहीं, तो मैं यही अनुमान लगाऊंगी कि सबको समझ में आ गए होंगे। चलो ठीक है, अब हम जो है आगे छंद करते हैं। तो देखो बेटा, एक ये छंद सूत्र दिया मैंने, दिख रहा है ना, एक छंद सूत्र, ये माता राज भान सलगा। क्या है सूत्र का नाम? ये माता, देखो मैं नज़दीक से दिखा रही हूँ, ये माता राज भान सलगा, यह माता राजभान सलगा। तो ये जो छंद सूत्र है, इसके प्रत्येक वर्ण से एक एक गण बनता है। गण मैंने क्या बताया था कि 3 वर्णों के समूह से एक गण बनता है। 3 वर्णों के, जैसे यह माता, 3 ने लेंगे जब जाके एक गण बनेगा। 3 वर्णों को लेंगे ना तब जा कर के एक गण बनेगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम जो है इसके ऊपर ह्रस्व और दीर्घ का चिन्ह लगा लेंगे। जैसे जो ह्रस्व स्वर होता है उसके ऊपर पूर्ण विराम, वो लघु में काउंट होगा। ठीक है,